पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए आज थोड़ी सी टेंशन वाली खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के घोषित परिणामों के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे रिजल्ट का अवलोकन किया है, इसकी समीक्षा की है। इस आधार पर आज सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को यह आदेश पारित किए गए कि स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत हिमाचल प्रदेश के जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 25% से कम है, उन स्कूलों के संबंधित टीचर्स को सो कॉज नोटिस जारी किए जाए और इस नोटिस में उनको कहा जाए क्यों ना आपकी इंक्रीमेंट को रोक दिया जाए, जो आपको एडिशनल फैसिलिटी मिलती है उन पर रोक लगा दी जाए। बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश में 116 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनका परीक्षा परिणाम 25% से कम आया है और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब इन तमाम स्कूलों के खिलाफ, इनके टीचर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाली है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी, जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का दायित्व भी है, उन्हें बुलाया, उनके साथ मंत्रणा की और सरकार के आदेशों की अनुपालना के साफ तौर पर उन्हें आदेश पारित कर दिए गए। इसके चलते अब हिमाचल के 116 उन स्कूलों के टीचर्स को नोटिस जारी होंगे जिनका रिजल्ट स्कूल शिक्षा बोर्ड में 25% से कम रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल को बदलाव को लेकर जिस प्रकार की कशमकश चल रही है और कई अभिभावक और टीचर्स और स्टूडेंट्स इस बात को लेकर पूरी तरह से इस खबर पर नजर गाड़े बैठे हैं कि इसकी नोटिफिकेशन कब जारी होगी। इसे लेकर भी आज हमारी बात हुई, जिस पर कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी फाइल दे दी है, मुख्यमंत्री शिमला वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री आज देर शाम या सोमवार सुबह इस पर कुछ करेक्शन होगी तो करवाएंगे और सोमवार की शाम तक इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल, जो कि पुरानी व्यवस्था के तहत एक बार फिर यहां पर शुरू किया जा रहा है कि छुट्टियां 22 जून के बजाय जुलाई से की जाएं, इसे लेकर अंतिम फैसले की नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो सरकार को भेजा गया है, इस पर मुख्यमंत्री अगर आज शाम तक पूरी तरह से निर्णय ले लेते हैं तो सोमवार सुबह या फिर सोमवार सुबह सीएम इस फाइल का अवलोकन करते हैं तो सोमवार शाम तक स्कूल में छुट्टियों के बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। हालांकि इतना स्पष्ट हो चुका है, गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल छुट्टियों में बदलाव किया जाएगा। जैसे पहले छुट्टियां होती थी उसी प्रकार से की जाएगी, क्योंकि बरसात में मिले जख्मों को पिछले साल जिस प्रकार से बेरहम बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को बंद रखना पड़ा, यही कारण है कि अब राज्य सरकार स्कूल की छुट्टियों में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने यह सुविधा जारी की और वित्त विभाग ने 2-3 दिन पहले यह पत्र जारी किया था कि अनुबंध से पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारी प्रोफोर्मा भरकर अपना ऑप्शन दे सकते हैं। यानी कि जिन कर्मचारियों का उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड उनका जोड़कर अगर वह 10 साल का कार्यकाल पूरा होता है, जिसमें उनका रेगुलर टेन्योर भी शामिल होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल सेवाएं भी उनकी शामिल होगी, उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बदलाव, बड़ी अपडेट यह है कि वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जिन कर्मचारियों ने पहले से ही एनपीएस को अडॉप्ट किया है, जिन्होंने ओपीएस में जाने का फैसला ना लेकर एनपीएस में रहने का फैसला लिया था, उन कर्मचारियों का अनुबंध का कार्यकाल पेंशन योजना में नहीं जुड़ेगा। यह सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल जुड़ेगा जिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने ओपीएस को अडॉप्ट किया है। अब रुक करेंगे सियासी खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकटों को लेकर जबरदस्त पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की चर्चा पिछले कल दिल्ली में हुई, अभी भी टिकटों की सूची जारी नहीं की गई। हालांकि नालागढ़ से हरदीप बाबा का टिकट करीब फाइनल माना जा रहा है, देरा से भी डॉक्टर अजय शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन हमीरपुर में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा, जिन्होंने पिछली बार कड़ा मुकाबला किया था, इसके अलावा सुनील बिट्टू मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, इन दोनों के बीच टिकट को लेकर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हमीरपुर सदर सीट के चलते ही फिलहाल इन तीनों टिकटों की नोटिफिकेशन लटक गई है। इन तीनों ही टिकटों की बात करें तो पिछली बार तीनों ही टिकटें निर्दलियों ने जीती थी। नालागढ़, अब इसको समझना बेहद जरूरी है कि क्यों टिकटों को लेकर हरदीप बाबा नालागढ़ में आगे हैं और देरा में क्यों डॉक्टर राजेश का नाम पूरी तरह से टिकट रेस में आगे बन गया है, इसे समझना जरूरी है। नालागढ़ पर देखिए, विधानसभा 2017
भारतीय जनता पार्टी ने केएल ठाकुर को टिकट दिया और उन्होंने 25,630 वोट लिए, जबकि कांग्रेस के लखविंदर राणा कैंडिडेट थे, उन्हें 25,872 वोट मिले। निर्दलीय हरदीप बाबा टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, 13,095 वोट ले गए। यानी कि हरदीप बाबा, जिन्हें आउटसाइडर बताया जाता था, पहले ही निर्दलीय चुनाव में 13,095 वोट ले लिए। और इस चुनाव में कांग्रेस के लखविंदर राणा 1242 वोटों से विजयी हुए। 2022 जब 5 साल बाद चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने लखविंदर राणा को कांग्रेस से तोड़कर अपने खेमे में मिला लिया, उन्हें भाजपा का टिकट दिया और वोट मिले 17,273। कांग्रेस ने हरदीप बाबा को टिकट दिया क्योंकि पिछली बार जो 2017 में उन्होंने 13,000 से ज्यादा वोट लिए थे, इस आधार पर उन्हें टिकट दिया और उन्होंने यहां पर वोट लिए 20,163, यानी काफी अपना बड़ा एक जनाधार खड़ा कर दिया। निर्दलीय केएल ठाकुर 33,427, यानी जितने जितने करीब वोट यहां पर भाजपा और कांग्रेस को मिले, करीब उसके आसपास अकेले निर्दलीय केएल ठाकुर ले गए और केएल ठाकुर 13,264 मतों से विजयी हुए। यही वजह है कि इस बार फिर एक बार फिर कांग्रेस हरदीप बाबा को टिकट देने की और अग्रसर हो रही है। हालांकि इसकी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा होना ही अब बाकी है। देरा विधानसभा की बात की जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रवि कैंडिडेट थे, 20,292 वोट मिले थे। कांग्रेस की विप्लव ठाकुर थी, जिन्हें 8,289 वोट मिले थे। निर्दलीय होशियार सिंह पहली बार मुंबई से आते हैं, जनता के बीच जनाधार बनाते हैं और पहली बार ही 24,206 बतौर निर्दलीय 24,206 वोट ले जाते हैं और पहला ही चुनाव इंडिपेंडेंट लड़कर 3,914 मतों से जीत जाते हैं। फिर 2022 यानी कि 1.5 साल पहले का जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने रविंदर रवि को ज्वालामुखी शिफ्ट कर दिया और रमेश धवाला को देरा का टिकट दिया। रमेश धवाला भाजपा के कैंडिडेट थे, वोट मिलता है 16,730। कांग्रेस के डॉक्टर अजय शर्मा 19,120 वोट ले जाते हैं, यानी भाजपा से करीब 2,500-3 हजार ज्यादा वोट लेते हैं, लेकिन जीत होती है दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे होशियार सिंह की, जो 22,997 वोट ले जाते हैं और होशियार सिंह 3,870 वोटों से एक बार फिर जीत जाते हैं, यानी कि लगातार 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस पिछली अगर जीत का मार्जिन देखें या जिस प्रकार से वे कम वोटों से हारे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट लिए, रमेश धवाला से ज्यादा वोट लिए, इसके चलते डॉक्टर अजय शर्मा देहरा की टिकट रेस में पूरी तरह से आगे चल रहे हैं। लेकिन मसला हमीरपुर सदर सीट पर बना है, क्योंकि हमीरपुर सदर सीट से 2022 देखें तो भाजपा के नरेंद्र ठाकुर को 12,794 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पुष्पिंदर को 13,017, यानी करीब 400-500 वोट उन्हें भाजपा से ज्यादा मिला था, नरेंद्र ठाकुर से ज्यादा मिला था। और डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को लेकर एक ये दिक्कत आई कि उनका टिकट नॉमिनेशन प्रक्रिया संपन्न होने से 1-2 घंटे पहले अनाउंस किया गया था, इसके चलते उन्हें वक्त नहीं मिल पाया प्रचार प्रसार के लिए जितना भाजपा को मिला या निर्दलीय आशीष शर्मा, क्योंकि निर्दलीय आशीष शर्मा 5 सालों से वहां पर तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब वोट पड़े तो नरेंद्र ठाकुर को 12,794, कांग्रेस के पुष्पिंदर को 13,017 और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आशीष शर्मा को 25,916 वोट पड़े और आशीष शर्मा 12,899 मतों से जीत गए। यानी करीब जितने वोट भाजपा और कांग्रेस को नहीं मिले, उससे ज्यादा उसके आसपास वोटों से उनका जीत का मार्जिन रहा। यही वजह है कि पिछली नजदीकी टक्कर को देखते हुए जिस प्रकार से पुष्पिंदर वर्मा वहां भाजपा से ज्यादा वोट ले जाते हैं, वह टिकट की रेस में प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू, उनका भी नाम जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्हें हो रहा है, उनकी सुक्खू सरकार में पैंठ है, मुख्यमंत्री के खास हैं। अब माना यह जा रहा है कि इन 2 में जब एक का फैसला हो जाएगा टिकट किसको देनी है, फिर हिमाचल प्रदेश के 3 टिकटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। हालांकि ये फैसला चंद मिनटों में, चंद घंटों में हो जाए तो ये अभी टिकट जारी हो सकते हैं। अगर ये मामला लटकता है तो फिर टिकट भी लटक सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरी पत्नी के चुनाव लड़ने की बात सिर्फ अफवाह है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के देरा विधानसभा सीट से
मेरी पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ना वे टिकट की दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये खूब चर्चा जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही है। दिल्ली से लौटने के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एचपीयू में कार्यक्रम के दौरान वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से इस बात का स्पष्ट रखा कि कमलेश ठाकुर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिल्ली जरूर गए थे, मगर अभी भी टिकटें तय नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द नालागढ़, हमीरपुर और देरा के पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर उन्हें चुनावी रण में उतार देंगी। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव की निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 21 जून को, आपको बता दें कि 21 जून तक इसके लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एचपीयू में थे और उन्होंने एससीए चुनावों की बहाली को लेकर एक बड़ा संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुझावों के आधार पर छात्र संघ चुनाव पर हम विचार कर रहे हैं, विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिंसा की वजह से, वायलेंस के कारण हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई थी और हालांकि उन्होंने कहा कि हम इसके विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले सभी की सहमति बनाना जरूरी है। यहां पर बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी। उस समय हिंसा में कई छात्र चोटिल हुए थे। विश्वविद्यालय में धारा 144 लगानी पड़ी थी। माहौल विश्वविद्यालय में बेहद खराब हो गया था। उस दौरान 12 छात्रों को 8 माह जेल में रहना पड़ा था। 127 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी हिंसा के चलते कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी, बैन कर दिया गया था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इस प्रकार से इंडिकेशन दिए हैं कि अब वाकई ही सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करती है या इस पर रोक जारी रहती है। आज हिमाचल कांग्रेस ने 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस के सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। हमीरपुर विधानसभा के लिए सुरेश कुमार, चंद्रशेखर, विवेक शर्मा को सह पर्यवेक्षक तैनात किया गया, जबकि देरा विधानसभा सीट से राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानी, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड रघुवीर सिंह बाली और विधायक संजय रतन को दायित्व सौंपा गया। नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी और विधायक विनोद सुल्तानपुरी को सह पर्यवेक्षक लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए के लिए क्वार्टर की किस्त में ये जारी हुआ करेंगे। इस बार भी जिस प्रकार से क्वार्टरली किस्त में ये जारी किए गए हैं, अब आगे से महिलाओं को 1500 रुपए कैसे दिए जाएंगे, ये मामला कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। इस पर चर्चा हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को क्या पर मंथ 1500 रुपए की राशि जारी की जाए या पात्र महिलाओं को 3 महीने यानी कि साल की 4 किस्तें बनाई जाएं या 3 किस्तें बनाई जाएं या 2 किस्तें बनाई जाएं। ये एजेंडा कैबिनेट में लाया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़ी हिम्मत दिलेरी जरूर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए यहां पर दिखाई है, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति बेहद नाजुक है और सरकार को पूरी तरह से कर्जा लेकर इस समय तमाम परिस्थितियों को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार को केंद्र की उस तरह की सहायता नहीं मिल पाई है जिसकी दरकार है। मोदी सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी तिजोरी के फाटक नहीं खोले हैं। यही वजह कि सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन भी बहाल कर दी, महिलाओं को 1500 भी दे दिए, अपनी तमाम गारंटियों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं कहेंगे, खर्चा 10 रुपया वाले हालात बन चुके हैं। इसलिए अब यह कैबिनेट में एजेंडा लाया जा रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए किस प्रकार से दिए जाएं, हर माह दिए जाएं, 3 महीने में दिए जाएं, 4 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार दिए जाएं। ये काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि तीसरे महीने महिलाओं के खाते में बजट यहां पर मिला है, महिलाओं को बजट देने की तैयारी भी की गई है, लेकिन ये अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा कि क्या फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 18 जून को होनी है। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश की अब और महिलाओं को, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, 46,000 से ज्यादा महिलाओं को अब ये 1500 का लाभ दिया जा चुका। अब सितंबर में लाखों इसकी संख्या और पहुंच सकती है, यानी कि आंकड़ा और बढ़ सकता है।
हिमाचल प्रदेश में अब 4 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री से हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ गया है। एचपी युवा कॉलेज में आधी अधूरी तैयारियों के चलते 4 साल के डिग्री कोर्स को मंजूरी नहीं मिली। अब 2025-26 में लागू होगी नई व्यवस्था। छात्रों ने कॉलेज में दाखिले तो ले लिए, लेकिन उन्हें 4 साल के ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं मिला। विश्वविद्यालय की माने तो इस साल कॉलेजों की तैयारियां नहीं हो पाई थी, इसके चलते ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अवैध कब्जों को नियमितीकरण से जुड़ी नीति पर वैधता पर सुनवाई की। यह महत्वपूर्ण फैसला इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई लोग इस मामले से जुड़े हैं। कोर्ट ने सरकारी भूमि पर बागीचे और भवन निर्माण करने वाली याचिकाओं को 2 सप्ताह के भीतर कब्जाई गई भूमि की किस्म बताने के आदेश पारित किए हैं। यानी कि राज्य सरकार को जमीन की किस्म बतानी होगी कि जो कब्जाई जमीन है उसकी किस्म क्या है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अवैध कब्जाधारियों को शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता को बताना होगा कि उनके द्वारा कब्जाई सरकारी भूमि क्या वन भूमि है या श्यामलात है अथवा इसकी कोई और किस्म है। प्रार्थी किशन चंद साटा ने वर्ष 2014 में मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर बताया था कि लोगों ने जंगलों को काटकर घर, खेत व सेब के बगीचे बना लिए हैं और वन विभाग की मिलीभगत से इन्हें बिजली पानी के कनेक्शन भी मुहैया करवा दिए गए हैं। कोर्ट ने पत्र पर संज्ञान लिया और वन विभाग को समय समय पर जारी आदेशानुसार अवैध बगीचों को काटकर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के आदेश पारित किए थे। वन विभाग ने कोर्ट के आदेशानुसार वन भूमि से सेब के पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा, परंतु कुछ कब्जाधारियों ने विभिन्न अदालतों में मामले दायर कर इस मुहिम को लंबा लटकाने की कोशिश की, लिटिगेशन में इस मामले को खींचने की कोशिश की। इसके पश्चात हाई कोर्ट ने ऐसे मामले देख रहे न्यायालयों को तय सीमा के भीतर वन भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को निपटाने के आदेश पारित किए। कई बार कोर्ट ने वन विभाग के आदेश दिए कि वे तय सीमा के भीतर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाए। जब बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आए और सरकार इस अभियान के खिलाफ लोग लाबंद होने लगे, तब सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर 5 बीघा तक की भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक पॉलिसी का प्रकाशन की इजाजत कोर्ट से मांगी। पॉलिसी बनने के बाद इसकी वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सैकड़ों याचिकाकर्ताओं ने भी इस विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उन्हें सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेशों को चुनौती दे डाली। इन सभी मामलों को एक साथ सुनने से पहले हाई कोर्ट ने सभी पक्षधरों की सहमति से निर्णय लिया कि कोर्ट पहले सरकार को वर्ष 2002 में जारी उस नीति से जुड़े मामले को सुनेगी जिसमें सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने की एक मुश्त योजना लाई थी। अब इसके तहत अब ये बताना होगा जो जमीन आपने कब्जाई है, चाहे आपने दुकान बनाई है, घर बनाया है, खोखा बनाया है, बगीचा लगाया है, जो भी आपने अवैध भूमि पर कब्जा किया है, सबसे पहले उस व्यक्ति को यह बताना होगा उस भूमि की किस्म क्या है, वे वन भूमि है या फिर श्यामलात है या उसकी अन्य किस्म है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या से अवैध कब्जे हैं। क्राइम की बात करें तो 500 मीटर गहरी खाई में आज एक गाड़ी गिर गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। शिमला जिला के ननखड़ी में बीती रात एक अल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। इसमें सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और उस व्यक्ति की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है। जोगिंदर सिंह अपनी अल्टो कार नंबर HP 06-4286 में ननखड़ी से शाम के समय घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जबकि जोगिंदर सिंह का शव सड़क से करीब 300 मीटर दूरी पर बरामद हुआ। यानी जिस जगह जोगिंदर का शव मिला, गाड़ी उस पॉइंट से भी करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। यह हादसा बीती शाम 6:35 पर बताया जा रहा। शाम 7 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली। रात 9:45 बजे तक मृतक का शव खाई से निकालकर सड़क पर लाया गया और ननखड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। आज एक ऐसा मामला हुआ जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला, रूंगटा खड़े करने वाला है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा, सास ससुर पर चाकू से हमला किया और
उनका कठोर हृदय यही नहीं रुका, निर्दयी पिता ने 2 साल के मासूम बच्चे को छत से भी नीचे फेंक दिया। मामला मंडी जिला का है। मंडी जिला के एक व्यक्ति ने अपनी 2.5 साल के मासूम बेटे को गले पर चाकू से वार किए, फिर उसे घायल अवस्था में घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बेटे के बीच बचाव के लिए जब आरोपी की पत्नी, सास व ससुर बीच में आए तो उन पर भी चाकू से हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी जिला के धर्मपुर के संधोल के भूड़ गांव में बीते शुक्रवार शाम आरोपी भरत पठानिया अपने ससुराल आया था। यानी कि इस पूरे मामले का आरोपी भरत पठानिया है। वह अपनी पत्नी से अलग था क्योंकि 20 दिन पहले पत्नी मायके आ गई थी। बताया जा रहा कि भरत पठानिया 2 साल से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर उसकी पत्नी मायके आ गई थी। पिछले कल आरोपी के माता पिता अपनी बहू व पोते को घर ले जाने के लिए बेटे के ससुराल आए थे और वे पूरी सहजता के साथ इस मामले का निपटारा करना चाहते थे। इस दौरान वे घर के एक कमरे में बैठकर अपने समधियों से बात कर रहे थे, अपनी बहू से बात कर रहे थे। तभी आरोपी भरत वहां पर आ धमका। उसने दूसरे कमरे में सबसे पहले पहुंचकर 2.5 साल के मासूम बेटे पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। फिर घर के आंगन के नीचे फेंका और उसके बाद बच्चे पर पानी का मटका फोड़ दिया। इससे बेटा बुरी तरह से घायल हो गया, जख्मी हो गया। उसे वहीं आरोपी ने सास, ससुर और पत्नी पर भी चाकू से वार कर दिए। परिवार के सदस्य ने शोर मचाया। तब गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, सारे गांव के लोग वहां पर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया और एक गौशाला में जाकर छिप गया। लेकिन परिजनों ने इसकी पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ले जाया गया, लेकिन बच्चा इतना चोटिल हो चुका था कि उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पीजीआई में उपचार चल रहा है और हम सब ईश्वर से दुआ करते हैं कि बच्चा बिल्कुल सेफ हो जाए, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो जाए, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। बताया ये जा रहा है कि बच्चे को बुरी तरह से चोटिल हुआ है और वहां लगातार उनका उपचार चल रहा है। आरोपी की सास कलावती, ससुर हेमराज, पत्नी सुषमा को भी चोटें आई हैं, उनका भी उपचार चल रहा है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएचओ धर्मपुर राकेश धीमान ने बताया कि धर्मपुर के टीरा तहसील के कोट गांव का आरोपी भरत शिमला में प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ समय पहले वह नौकरी छोड़कर घर आ गया था और वहां पत्नी से काफी समय से मारपीट कर रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस अब आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रही है। भरत पठानिया करीब 4 साल पहले सुषमा देवी से शादी हुई थी और 2.5 साल पहले उनका बेटा हुआ था। अब बात करते हैं सिरमौर जिला के ऐसे मामले की जिस मामले ने 2 से 3 दिन तक यानी कि करीब 72 घंटे तक पूरे प्रदेश के लोगों को सदमे में डाल दिया और हर कोई ये देख रहा था। वायरल करने वाला कांस्टेबल जसवीर सैनी जानबूझकर छुपा हुआ था और आज उसका एक रिश्वत लेने का तथाकथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी हुआ। और जिस प्रकार से पूरे मामले को लेकर बातें कही गई हैं उसके अनुसार हेड कांस्टेबल जसवीर वहां पर पिछले कल भी हिमाचल दस्तक ने बताया था कि किस प्रकार से वह गायब हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो अब ये पक्ष सामने आया कि वह जानबूझकर छुपा हुआ था। हेड कांस्टेबल जसवीर रिश्वत का भी यहाँ पर खुलासा किया है। पिछले कुछ दिनों से सूबे में सुर्खियां बने सिरमौर पुलिस के हेड कांस्टेबल जसवीर के मिल जाने के बाद अब कई खुलासे हो रहे हैं। आज इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सीआईडी क्राइम के डीआईजी डीके चौधरी ने इस पूरे मामले पर कहा हेड कांस्टेबल जसवीर लापता नहीं हुआ था बल्कि वह जानबूझकर छुपा हुआ था, जिसे पुलिस की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद हरियाणा के नारायणगढ़ के समीप ढूंढ निकाला। वह एक ट्यूबवेल के समीप वह लेटा हुआ था, उसके पास वह सोया हुआ था, वहां से उसे तलाश किया गया। पुलिस ने बताया कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता और पुलिस को यह शक था कि उसके पास फोन है, अपने परिवार वालों से बात कर रहा है और पुलिस ने इसी बात को आधार बनाया। उनके परिजनों व जानकारों पर प्रेशर डाला गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जसवीर किसी से संपर्क ना कर रहा हो। हेड कांस्टेबल अपने परिजनों से संपर्क में था, यह पुलिस ने दावा किया है। बीते शुक्रवार को डीएसपी पोमटा अदिति सिंह कालाअंब में मौजूद थी और जानकारी मिलने के बाद क्योंकि ये इनपुट मिला कि जसवीर अपने परिवार के लोगों से फोन पर बात कर रहा है, इस लोकेशन के आधार पर डीएसपी अदिति सिंह कालाअंब में जो मौजूद थी वहां पर तैनात की गई थी। वे अपनी टीम लेकर
वहाँ पर रवाना होती है और हेड कांस्टेबल को नाहन लेकर आ जाती हैं। जसवीर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज नाहन में भर्ती करवाया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जसवीर के बयान कलमबंद नहीं हो पाए हैं, जल्दी उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे। सीआईडी क्राइम के डीआईजी डीके चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये सही है कि इस प्रकरण में पुलिस की छवि खराब हुई है, पुलिस की किरकिरी हुई है, विपरीत असर छवि पर पड़ा है। इस मामले में अब विभागीय कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीना ने बताया कि काला अम्ब के देवनी में हुई पंजाब के लोगों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट के जिस मामले को लेकर हेड कांस्टेबल का यह पूरा प्रकरण सामने आया था, उस मारपीट के मामले में भी अब जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया, यानी कि यह मामला अब हेड कांस्टेबल जसवीर से वापस ले लिया है। इस मामले में आदेश आईजी हिमाचल पुलिस की तरफ से सिरमौर पुलिस को जारी हुए हैं, जिसके बाद ये एसपी सिरमौर ने खुलासा किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस पूरे मामले से पहले ही कालाअंब में तैनात हेड कांस्टेबल जसवीर के खिलाफ एक व्यक्ति ने 17 मई को उन्हें शिकायत सौंपी थी। शिकायत में जसवीर पर 45,000 रुपए की रिश्वत के आरोप भी लगाए गए थे। इस दौरान शिकायतकर्ता द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध करवाई गई थी और इस रिकॉर्डिंग में साफ कहा जा रहा है कि जसवीर वहां पर पैसों की मांग कर रहे हैं। इस मामले का जांच का जिम्मा भी डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की गई है। शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि हो गई थी। मामले में आगामी जांच व कार्रवाई की जानी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब दिलचस्पी ये है कि जिस प्रकार से उसका एक ट्यूबवेल के पास वहां पर सोए हुए मिलना, वे लेटे हुए थे एक ट्यूबवेल के पास, अगर वे वाकई ही पुलिस की लोकेशन ट्रेस हो रही थी तो ये थोड़ा सा बात समझ से परे है कि आखिर एक पुलिस कांस्टेबल वो एकांत जगह में जहां पर ट्यूबवेल था वहां पर क्यों सोया था। अगर वाकई ही उसे छुपना था या पुलिस की नज़रों से दूर रहना था तो कहीं बाहर भी जा सकता था, किसी कमरे में घुस सकता था। ये थोड़ा सा अभी तक कई लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि आखिर वो खुलेआम क्यों था, क्योंकि इनपुट ये भी है कि किसी ने सूचना दी थी, इनपुट दिया था कि हिमाचल पुलिस का एक जवान नारायणगढ़ के फलान जगह में है और जिस प्रकार से ये कहा गया कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो दूसरे सवाल ये उठ रहे हैं क्या वाकई ही जसवीर सैनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, संतुलन ठीक नहीं था और उसी मानसिक संतुलन ठीक ना होने के चलते अपना वीडियो जारी किया और अचानक गायब हो गया। क्योंकि एक बात जो थोड़ी सी बड़े लोग जिस पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई उसको पुलिस की नज़र से भागना था तो वह कहीं भी दूर भाग सकते थे। अब पुलिस के अंदर का इनपुट ये भी है कि ट्यूबवेल के पास उसे कुछ लोग वहां पर छोड़ के गए थे, यानी कुछ लोग गाड़ी में लाए और गाड़ी में ट्यूबवेल के पास उसे छोड़ गए। तो वो छोड़ने वाले लोग कौन थे, ये सबसे जरूरी सवाल है जो इस पूरे प्रकरण में अपने पीछे सवाल छोड़ता है कि ऐसे कौन लोग थे उसे ट्यूबवेल के पास छोड़ कर गए थे। क्योंकि ये पुलिस का इनपुट है, पुलिस की इंक्वायरी में आया है कि जसवीर को उस ट्यूबवेल के पास कुछ लोग गाड़ी में छोड़कर गए थे। वो लोग कौन थे, वो पुलिस को ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले का कनेक्शन तभी सामने आएगा कि वो लोग कौन थे, जसवीर को कहां से पिक किया और वहां कहां जगह में छोड़ने का क्या मतलब बनता था, उसके पीछे की भावना क्या रही होगी। यानी काफी अभी भी पहेलियां इस पूरे केस में है। दूसरा, यहां पर मानसिक स्थिति जिसे लेकर साइकेट्रिक्स को भी आज जसवीर को दिखाया गया, तमाम उसके मेडिकल करवाए गए, तमाम तरह की बातें की गई, जिसमें फिलहाल डॉक्टरों का ये कहना है कि जसवीर पूरी तरह से फिट है, ठीक है। अगर वे पूरी तरह से फिट है, पूरी तरह से ठीक है, तो कौन लोग उसे लेकर गए और किन लोगों ने वहां ट्यूबवेल पे छोड़ा, ये काफी दिलचस्प है। और इस पूरे समय में वह कहां पर रहा और किसके साथ संपर्क में रहा। तीसरा, जो वीडियो जिस प्रकार के ऑडियो या पुराने रिश्वत के मामले जसवीर के खिलाफ आने लगे हैं, ये मामले अभी क्यों सार्वजनिक हुए, ये मामले पहले क्यों नहीं हुए, इन मामलों को पहले क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया। शिकायतों का अंबार जसवीर के खिलाफ धड़ाधड़ अभी क्यों लगा, पिछले 4 दिनों में पहले क्यों नहीं लगा। दूसरा पक्ष, जसवीर की तरफ से अगर वाकई ही जसवीर के खिलाफ पुलिस अधिकारियों का दबाव था तो जसवीर ने इस मामले में अपनी पुलिस के खिलाफ, अपनी डिसिप्लिनरी फोर्स के खिलाफ वीडियो क्यों बनाया। वह ये भी लिख सकते थे कि इस मामले की जांच वे नहीं करना चाहते, इसमें हस्तक्षेप है कई लोगों का, इसकी इंक्वायरी किसी दूसरे को शिफ्ट किया जाए। या जसवीर को लग रहा
रहा था, उच्च अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं, इसके खिलाफ वह सरकार को शिकायत कर सकते थे, डीजीपी हिमाचल को शिकायत कर सकते थे, या डिपार्टमेंटल चिट्ठी अपने अफसरों को चला सकते थे, अपने एसएचओ के माध्यम से चिट्ठी चला सकते थे कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छोड़ के जाते। इस पूरे मामले को लेकर कुछ ना कुछ अभी भी दाल में काला है, और दाल में काला किसी तरह भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से जसवीर कांस्टेबल सही हैं, ये कहना भी गलत होगा। या जिस प्रकार से जसवीर कांस्टेबल के खिलाफ यहाँ पर आरोपों की झड़ी लग रही है, वो वाकई आरोप आज आन पड़े हैं, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कौन सच्चा कौन झूठा, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब ये जांच सामने आ जाएगी कि कांस्टेबल जसवीर को गाड़ी में ट्यूबवेल के पास छोड़ने वाले लोग कौन थे। बहरहाल, एक विदेशी युवक से दोस्ती करना बेहद महंगा पड़ गया। फेसबुक की बात कर रहे हैं, जिसपे कई लोग लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। शिमला की एक युवती को फेसबुक पर विदेशी युवक से दोस्ती करना इतना महंगा पड़ा कि उसे 12 लाख रुपए गंवाने पड़े। विदेश से पार्सल के लालच में युवती ने 12 लाख रुपए की उसके साथ ठगी हुई। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में करवा दी है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि बालूगंज थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, विदेशी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का यह मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक शातिर कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती की मारियो सुलीवान नामक एक विदेशी युवक के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई। दोनों ने व्हाट्सएप नंबर भी एक दूसरे के साथ साझा कर लिए। इस दौरान शातिर ने युवती को झांसे में ले लिया कि वह भारत घूमने आ रहा है। युवक ने झांसे में ले लिया कि वह भारत में घूमने आ रहा है और उसके साथ उसके लिए कई महंगे उपहार लेकर आएगा। 19 अप्रैल को आरोपी ने बताया वह दिल्ली एयरपोर्ट पर है, उन्हें मनी एक्सचेंज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद युवती ने आरोपी के खाते में करीब 12 लाख रुपए जमा करवा दिए, लेकिन इसके बाद आरोपी से संपर्क नहीं हो पाया। इसी बीच युवती को ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि करीब 6 लाख की रकम युवती ने परिचितों, अपने जान पहचान वालों लोगों से उधार ली थी। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी करी। इस पूरे मामले में देखिए कि 12 लाख रुपए जिस कस्टम ड्यूटी के लिए चुकाए गए, तो गहने के करोड़ों में होंगे या उपहार के करोड़ों में होंगे, ड्रेसेस के करोड़ों में होंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है। यानी फेसबुक से सावधान सभी को रहना। ऐसी बार बार हम जागरूकता के लिए खबरें देते हैं, लेकिन बार बार लोग ठगे जाते हैं। ऊना में एक फर्जी डीएसपी पकड़ा गया। देखिए आप किस प्रकार की व्यवस्था हो गई। ऊना में फर्जी डीएसपी को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस को धौंस दिखा रहा था। ऊना जिला में यह मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था। इस शख्स के पास गाड़ी में नीली बत्ती तो थी, डीएसपी वाला रोब भी था। बस जो चीज नहीं थी वह पहचान पत्र नहीं था। बस यहीं से पुलिस को इस फर्जी डीएसपी की भनक लगी और उसे दबोच लिया गया। बता दें कि ऊना की सड़कों पर पंजाब का यह शख्स गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने बनेदी हट्टी के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान ये गाड़ी मुबारकपुर की ओर से आ रही थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने जांच के लिए रोक लिया। वहीं शख्स ने गाड़ी में नीली बत्ती के बारे में पुलिस से पूछताछ की तो वह खुद को पंजाब का डीएसपी बताने लगा और उल्टा पुलिस को धमकाने लगा। वहां पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को अपना रोब दिखाकर उन्हें उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा। ऐसे में जांच कर्मियों ने उससे पहचान पत्र मांगा तो वह इधर उधर की बातें करने लगा, आनाकानी करने लगा। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम परमंत सिंह निवासी न्यू गोविंद नगर सोडल रोड जालंधर बताया। युवक ने साथ ही ये बत्ती भी कबूल कर ली कि पंजाब पुलिस में डीएसपी की नहीं है, बल्कि उसका भाई डीएसपी है और ये उसकी बत्ती अपनी गाड़ी में लगाकर घूम रहा है। ऐसे में पुलिस ने इस फर्जी डीएसपी का चालान काटकर गाड़ी से लगी बत्ती को उतरवा दी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गर्म लू इसी प्रकार से चलती रहेगी। अभी भी प्रदेश के कई जिलों में, कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी इस लू को सहना पड़ेगा।